नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस तरह से आप देख ही रहे थे कि लगातार जब से भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई थी, उसके बाद से ही दूसरी यात्रा को लेकर लंबे समय से चर्चा थी कि राहुल गांधी एक और यात्रा शुरू करने वाले हैं। और अब इस चीज से पर्दा उठ चुका है और आज ऐलान हो गया है कांग्रेस की ओर से कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले एक और यात्रा निकालने वाले हैं। वो 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा पर निकलेंगे, जो 20 मार्च तक चलेगी। ऐसे में मणिपुर से लेकर जो यात्रा निकाली जाएगी, वो 14 राज्यों के 85 जिलों को साधते हुए 6200 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। इससे पहले आपको पता ही है कि बीते साल भी राहुल गांधी ने 5 महीने की लंबी यात्रा निकाली थी और लोगों से खूब जनसंपर्क भी किया था, लोगों से खूब मिले थे। उस दौरान राहुल गांधी को जनता का खूब सपोर्ट भी मिला था, प्यार भी मिला था और दूसरी यात्रा का लगातार इंतजार हो रहा था। और अब इस पर से पर्दा उठ चुका है और जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है, जो कई अहम राज्य जो है वो पहली यात्रा में छूट गए थे, अब उन राज्यों को कवर करने का प्रयास करेगी। और ये भी बात है कि इस यात्रा के जरिए राहुल एक बार फिर से आम जनता के बीच जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और साथ ही लोकसभा चुनाव को साधने का प्रयास भी करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अभय दुबे सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले एक यात्रा जो है वो निकालेंगे, अब ये जो यात्रा है वो उसका ऐलान हो चुका है और इस यात्रा को जो है वो कांग्रेस की ओर से उसकी ताकत बढ़ाने के अवसर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है काफी ज्यादा नजदीक है। और इस यात्रा का के जो मायने निकाले जा रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन जिस तारीख को किया जा रहा है, यानी कि 22 जनवरी, उससे ठीक पहले ये यात्रा शुरू होगी। और जब लोकसभा चुनावों का जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर होगा, तब ये यात्रा खत्म होगी। तो इस टाइमिंग को लेकर और इस यात्रा को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? सर, आप म्यूट है। राहुल गांधी की जो पहली यात्रा थी यानी भारत जोड़ो यात्रा, वो तो बेतहाशा कामयाब रही। मेरा मानना है कि बहुत दिनों के बाद कांग्रेस का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम जो कि इतना लंबा चला हो वो कामयाब रहा हो। और पॉलिटिकल एक्शन कैसे किया जाता है, सड़कों पर उतरकर किस तरीके से अपनी पार्टी की और अपनी छवि में सुधार किया जाता है, ये यात्रा इस मामले में एक अध्ययन योग्य प्रकरण था। राहुल गांधी की छवि को भी बहुत फायदा मिला और कांग्रेस की छवि भी इससे काफी सुधरी। इस कार्यक्रम एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस जो निराश पड़ी हुई थी, उसके कार्यकर्ताओं में उस यात्रा ने जान फूंक दी थी। उसी के बाद से ये चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी इस यात्रा का एक दूसरा संस्करण भी निकालेंगे। उसका इंतजार हो रहा था, लेकिन बीच में विधानसभाओं के चुनाव आ गए और कांग्रेस पूरी तरीके से उसमें व्यस्त हो गई। अब राहुल गांधी इसको भारत न्याय यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं। इसके नाम से ही जाहिर है कि राहुल गांधी का फोकस क्या होगा। मैं ये समझता हूं राहुल गांधी इसमें सामाजिक न्याय के प्रश्न के ऊपर फोकस करेंगे। और सामाजिक न्याय के प्रश्न का मतलब ये है कि उनका फोकस ओबीसी के ऊपर होगा, उनका फोकस दलितों के ऊपर होगा, उनका फोकस आदिवासियों के ऊपर होगा और उनका फोकस स्त्रियों के ऊपर भी होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है उसके दायरे में ये सारी बातें आती हैं। और कांग्रेस के तमाम क्षेत्रीय नेताओं ने बार बार जातिगत जनगणना की बात कही है। और ये बात सही है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कार्यकर्ता जातिगत जनगणना को एक जमीनी मुद्दे के रूप में उछाल नहीं पाए, जमीनी मुद्दे के रूप में जनता के सामने नहीं रख पाए। उसके कई कारण थे जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन इसमें तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना के प्रश्न को और सामाजिक न्याय के प्रश्न को आमतौर पर कांग्रेस पूरी ताकत से उसके ऊपर जोर देगी। और मतदाताओं के सामने वो ये पूरा का पूरा आग्रह लेके जाएंगे कि जो पार्टी या जो गठजोड़ सामाजिक न्याय की बात कहेगा उसको दरअसल उनके वोट मिलने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल चुनाव सिर पर है। और आपने खुद ही बताया कि जब उनकी यात्रा खत्म होगी उस वक्त लोकसभा चुनाव की मुहिम शिखर पे होगी। तो मुख्य तौर पर यह यात्रा सामाजिक न्याय के मुद्दे को समर्पित होगी। जी,
बिल्कुल ठीक बात है सर। और इससे पहले जो है कहा जा रहा था कि ये यात्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगी और जो है गुजरात के पोरबंदर तक का प्लान था, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई उसके बाद से ही ये योजना कहा जा रहा है कि बदल गई और रणनीति के तहत इसका जो ये यात्रा है उसको मणिपुर से इसकी शुरुआत करने की प्लानिंग की गई है, क्योंकि जिस तरह की हिंसा हमने देखी अब उसको जो है कांग्रेस काफी ज्यादा भुनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि वहां पर भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हुई है मणिपुर में। तो इस पर जो है आप क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर का प्रश्न अभी भी भाजपा के गले में अटका हुआ है। मणिपुर में हिंसा थमी नहीं है, मणिपुर की स्थिति में कोई सुधार नहीं है, लगातार वहां कुछ ना कुछ ऐसा दुखद घटित होता रहता है। और मणिपुर की घटना का राजनीतिक फलितार्थ क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा या पूरे उत्तर पूर्व में जो राजनीति चल रही है उसको किस तरीके से प्रभावित करेगा, इसकी पहली परीक्षा हो चुकी है और वो परीक्षा मिजोरम में हो चुकी है। मणिपुर में कुकियों के खिलाफ जो हिंसा हुई है उस हिंसा का असर मिजोरम के चुनाव के ऊपर था। वो इतना जबरदस्त असर था कि मिजो नेशनल फ्रंट जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय मित्र था, उसके और उसकी सरकार थी वहां पे, उसके मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वो प्रधानमंत्री के साथ में मंच साझा नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन था अगर वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए देखे गए तो चुनाव में जनता उन्हें बहुत कड़ा दंड देगी। उन्हें दंड मिला, उन्हें केवल इस बात का दंड मिला कि वो भारतीय जनता पार्टी के कभी साथ रहे हैं। और स्थिति ये आई कि मिजो नेशनल फ्रंट बुरी तरीके से पराजित हो गया। कुछ ही साल पहले बने संगठन ने, बनी पार्टी ने मिजो नेशनल फ्रंट को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि मणिपुर की घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्व में। अब इसका असर असम की राजनीति पे कितना पड़ता है, इसका असर नागालैंड की राजनीति पे कितना पड़ेगा, इसका असर अरुणाचल की राजनीति पे कितना पड़ेगा, त्रिपुरा की राजनीति पे कितना पड़ेगा, मेघालय की राजनीति पे कितना पड़ेगा, ये धीरे धीरे करके हम लोगों के सामने आएगा। पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा की रणनीति ये रही है कि किसी तरह कांग्रेस की जितनी भी शक्तियां हैं उनको दल बदल के जरिए अपने में मिलाया जाए। आप देखिए, उसके असम के मुख्यमंत्री मुख्य तौर पर कांग्रेसी रहे हैं, भाजपा में तो अभी वो कुछ थोड़े समय से हैं, उससे पहले सारी जिंदगी उनकी कांग्रेस में गुजरी है। उनके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी कांग्रेसी रहे हैं। तो ये और बहुत ज्यादा कांग्रेस की शक्तियां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। लेकिन अब वहां पर एक तरह का सारे के सारे लोग जो अभी तक भाजपा का समर्थन करते हैं, मणिपुर की घटनाओं के आलोक में अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर रहे होंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर है। अगर कांग्रेस मणिपुर से तय करती है कि वहां से वो अपनी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू करेगी, उसका सीधा मतलब है कि वो सबसे पहले उस उत्तर पूर्व को जिसे भाजपा ने कांग्रेस के हाथ से छीन लिया था, उस उत्तर पूर्व को दोबारा हासिल करने का इरादा रखते हैं। देखिए, उत्तर पूर्व में सीटें बहुत कम है, शायद 25 सीटें हैं, सबसे बड़ा प्रांत असम है। उसके बाद पूरे उत्तर पूर्व को मिला के देखा जाए तो वहां पे करीब 25 सीटें होंगी अगर मेरा आंकड़ा सही है। लेकिन इसके बावजूद वो समूची एक राष्ट्रीय संस्कृति का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी नुमाइंदगी करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उस पर अपना कब्जा बनाए रखना जरूरी है और कांग्रेस के लिए भी जरूरी है कि उस उत्तर पूर्व को भारतीय जनता पार्टी के हाथों से छीने। तो सर अगर इस बार की यात्रा को देखें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार की यात्रा अलग भी होगी, क्योंकि पिछली यात्रा के समय इंडिया गठबंधन नहीं बना था और अब 28 दल जो है वो इससे जुड़ चुके हैं और जिन जिन जिलों से ये यात्रा निकलेगी वहां पर उन तमाम दलों के नेता भी होंगे जो गठबंधन में शामिल हैं। पिछली बार भी कई सारे नेता शामिल हुए थे, लेकिन उस समय ये जो दल है इंडिया गठबंधन वो नहीं बना हुआ था। तो क्या लगता है कि इस बार की यात्रा जो है वो कई मायनों में अलग भी होगी और ज्यादा मजबूती से होगी? देखिए, कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए ये बेहतर है कि ये यात्रा औपचारिक रूप से तो कांग्रेस का कार्यक्रम है और रहेगी, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम बन जाए। इस यात्रा के शुरू करने से पहले बेहतर हो कि राहुल गांधी और कांग्रेस के रणनीतिकार इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों से जो जिनका प्रभाव क्षेत्र से यात्रा के रास्ते में पड़ता है और जिनका प्रभाव क्षेत्र यात्रा के रास्ते में नहीं भी पड़ता है, उनके साथ में बैठकर एक बार एक औपचारिक या अनौपचारिक किस्म का विचार विमर्श कर लें और उसके बाद अगर जब ये यात्रा शुरू होगी तब ये यात्रा बहुत ज्यादा प्रभावी होगी। तो राहुल गांधी की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस का सांगठनिक कार्यक्रम है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन
के चेहरे इसके अंदर चमके और उसकी आवाज इसमें गूंजती हुई मिले, तो ये किस तरह गैर भाजपा विपक्ष सारे देश के पैमाने पर एकजुट हो रहा है, इसका एक बड़ा ही प्रभावशाली वक्तव्य सारे देश में है। जी। तो सर एक तरफ हम देखें तो भाजपा जो है वो राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 22 जनवरी को ही उसकी डेट फिक्स कर दी गई है और उससे पहले 14 जनवरी से राहुल गांधी जो है वो यात्रा निकालने वाले हैं। तो इस जी। टाइमिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि अब चुनावी बिगुल जो है वो दोनों ही पार्टियों की ओर से बच गया है? नहीं, आपको याद होगा कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो उस वक्त जब कांग्रेस ये कहती थी कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, तो उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम आपको अयोध्या में रामलला के दर्शन मुफ्त कराएंगे। जी। यानी उसकी काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि रामलला के दर्शन मुफ्त कराएंगे। तो जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी और पूरा सरकारी अमला और हिंदुत्व की विचारधारा के सभी पैरोकार और समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो दल और नेता हैं, वो सब जबकि अयोध्या उत्सव की, तथाकथित अयोध्या उत्सव की सारे देश में तैयारी कर रहे होंगे, उस वक्त राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे होंगे। तो एक तरह से वो जो एक चुनौती थी, जो चुनौती इन 3 विधानसभा चुनावों में सामने आई थी, उसी चुनौती को और ज्यादा बड़े फलक पर, राष्ट्रीय पैमाने पर वो चुनौती दिखाई पड़ेगी, वो जद्दोजहद और वो टकराव दिखाई पड़ेगा। तब सारे देश की जनता को, सब मतदाताओं को ये एक बार फिर निर्णय लेने का अवसर होगा कि वो किसके पक्ष में खड़े हों और वो देखें कि क्या चीज के लिए जरूरी है। खास तौर से इस देश का जो ओबीसी समुदाय है, वो इस देखेगा कि खुलकर उनके लिए सामाजिक न्याय की मांग करने के लिए एक यात्रा पूरे देश के एक बहुत बड़े हिस्से में चलाई जा रही है। इस पर उनका रवैया क्या हो, ये यात्रा इस चीज को आकर्षित करेगी अपनी तरफ। जी। और सर एक तरह से अगर एक प्रश्न ये भी उठता है कि राहुल गांधी अगर इस यात्रा में ही बिजी हो जाएंगे, जो कि कहा जा रहा है कि इस बार तो हाइब्रिड यात्रा होगी क्योंकि जल्दबाजी भी हो रही है, ज्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में बसों से भी यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यात्रा में ही पूरा फोकस रहा राहुल गांधी का, तो चुनावी जनसभाओं में वो कैसे जा सकेंगे? वहां का क्या होगा, किस तरह से वो कवर करेंगे? और क्या कांग्रेस पार्टी अकेले ही कवर करेगी चुनावी राज्यों को और वहां पर जनसभाएं करेगी? चुनावी जनसभाएं तो जनसंपर्क का एक माध्यम होती हैं और ये यात्रा स्वयं में जनसंपर्क का एक विशाल कार्यक्रम है। जी। उसके बाद आपने बताया ही है कि यात्रा मार्च के मध्य में जाके खत्म हो जाएगी। अब या तो लोकसभा चुनाव घोषित होने वाले होंगे या घोषित हो चुके होंगे। पिछली बार भी शायद मार्च के ही किसी हफ्ते में लोकसभा चुनाव घोषित हो गए थे। तो जो मुख्य मुहिम होगी, यानी जो चुनाव आयोग के देखरेख में चलने वाली आचार संहिता लगने के बाद चलने वाली मुहिम होगी, उस मुहिम की तो उस वक्त शुरुआत होगी। तो उसके बाद यात्रा खत्म करने के बाद में राहुल गांधी उस मुहिम के दौरान होने वाली जनसभाओं में भाग ले सकेंगे। तो मैं तो मानता हूं कि ये यात्रा स्वयं में एक चुनाव प्रचार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है और इसी रूप में इसे कांग्रेस द्वारा लिया भी जाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जिन राज्यों को लेकर कांग्रेस ने इस यात्रा की घोषणा की है, जिन राज्यों को कवर कर रही है, उन राज्यों को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कितना प्रभाव दिखा पाएगी या फिर कितना प्रभाव अभी है कांग्रेस का? देखिए, ये यात्रा जहां से गुजरेगी, इस यात्रा का पहला असर तो ये होगा कि वहां पे जो कांग्रेस की जो शक्तियां हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें बहुत जबरदस्त किस्म का जोश पैदा होगा। और चूंकि नजदीकी चुनाव है, इसलिए वो इस यात्रा के बाद पैदा हुए जोश को चुनावी तैयारियों के जरिए और भी कायम रख पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कोई भी पार्टी जो जीवंत पार्टी है, जो देश की राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहती है, उसके कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को इस तरह के कार्यक्रम का ये सदुपयोग करना भी चाहिए। अगर राहुल गांधी इस यात्रा के साथ में इंडिया गठबंधन के घटकों को भी जोड़ पाने में समर्थ रहे, तब तो आप समझ लीजिए ये यात्रा चुनावी तैयारी का एक इतना बढ़िया और बेहतरीन जरिया बनेगी कि लोग इसका फायदा चुनाव परिणाम के बाद देखेंगे। तब लोग जिस तरह के भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी फायदा हमें कर्नाटक में होते हुए दिखाई पड़ा, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी फायदा हमें तेलंगाना में होते हुए दिखाई पड़ा, जिस तरह उससे निकली हुई गूंज जो थी, उसका लाभ हमें हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ा और भी जगह जहां कांग्रेस की किस्मत में जो उछाल आया है पिछले दिनों। देखिए, ये 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वोट कम हो गए हो। कांग्रेस के वोट तो उतने ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट थोड़े बढ़ गए हैं
मध्य प्रदेश में ज्यादा बढ़ गए हैं, बाकी जगहों पे कम बढ़े हैं। लेकिन बाकी जगह तो आप देखिए कांग्रेस के वोट तो है ही वहां पे, तो कांग्रेस कोई इन राज्यों में कमजोर हुई है ऐसी बात नहीं है। जी सर, और अगर हम देखें तो अगर राम मंदिर की बात करें तो भाजपा तो इस समय पूरी तरह से उसी पर फोकस बनाए हुए है, और अब ये भारत जोड़ो यात्रा भी आ गई है जो जिसको भारत न्याय यात्रा जो है इस बार कहा जा रहा है। तो क्या लगता है ये राम मंदिर के मुद्दे पर भारी पड़ेगी, या इस बार भी राम मंदिर ही भारत जोड़ो यात्रा को धराशायी करेगा? देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पे मैं नहीं मानता हूं कि चुनाव लड़े जाएंगे। मैं नहीं मानता हूं कि राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मांगे जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के मुद्दे पर न 2014 में वोट मांगे थे, न 2019 में वोट मांगे थे। मैं अक्सर इसको एक रूपक के जरिए कहता हूं कि जब आप हिंदी फिल्में देखते हैं तो आप देखते हैं कि हीरो और विलेन के बीच में जो है वो जबरदस्त किस्म की मारपीट और संघर्ष हो रहा है, फाइट चल रही है दोनों के बीच में। तो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलता है, एक संगीत चलता है, जो उस होता बैकग्राउंड में है, वो संगीत आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो फोरग्राउंड में अग्रभूमि में जो फाइट चल रही है उस फाइट को और प्रभावशाली बनाता है। तो राम मंदिर से जो एक हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी विमर्श पैदा होता है, राष्ट्रवादी विमर्श पैदा होता है, वो विमर्श को राम मंदिर जीवित रखता है, उसको और प्रभावशाली बनाता है। तो मैं अभी भी मानता हूं कि राम मंदिर का मुद्दा पृष्ठभूमि में चलने वाले संगीत की तरह होगा। राम मंदिर को केंद्र बनाकर वोट नहीं मांगे जाएंगे। नरेंद्र मोदी ये नहीं कहेंगे देखिए देखिए हमने राम मंदिर बनवाया तो आप हमें वोट दें। ऐसा ना, राम मंदिर के नाम पर उन्होंने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी वोट नहीं मांगे थे। वो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था, लेकिन कहीं पन्नों में 33 में 34 में 35 में नंबर पे एक 1.5 लाइन के तौर पे वो दफन था। तो राम मंदिर मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर जो है वो एक मुद्दे के रूप में भारत जोड़ो या भारत न्याय यात्रा के मुद्दों से, वो बुनियादी मुद्दे से टकराएगा। जी, मेरी मान्यता है कि राम मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, हिंदुत्व की विचारधारा के लिहाज से, और जिस तरह का देश और समाज वो बनाना चाहते हैं, जिस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति को जितना मैं समझ पाया हूं, उसके लिहाज से नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। ना उन्होंने 2014 में वोट मांगे थे, ना 2019 में उस सवाल के ऊपर उन्होंने वोट मांगे थे। तो वो राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, वो उनके विमर्श को प्रभावशाली बनाता रहेगा। लेकिन ठीक उसी तरह जिस तरह हम बम्बईया फिल्मों में देखते हैं कि जो पर्दे के ऊपर हीरो और विलेन के बीच में लड़ाई चलती रहती है, लेकिन जो पृष्ठभूमि म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, वो उसको प्रभावशाली बनाता है। तो राम मंदिर मेरी समझ में उस पृष्ठभूमि म्यूजिक की तरह है, उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है, जो अग्रभूमि में जो राजनीतिक संघर्ष हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ करेगा वो। लेकिन उसके नाम पे वोट नहीं मांगे जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये निकलता है, अगर मेरी बात सही है, तो फिर राम मंदिर के मुद्दे और सामाजिक न्याय के मुद्दे के बीच में कोई ऐसा प्रत्यक्ष टकराव नहीं होने वाला है। हालांकि ये दोनों ही मुद्दे अपने अपने तरीके से देश के विमर्श को एक दिशा देने के लिए उठाए गए। सामाजिक न्याय के मुद्दे का तुरंत वोटों में कोई फायदा होगा ऐसा तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव में भी नहीं देखा गया। इसी तरह राम मंदिर के मुद्दे का तुरंत वोटों के रूप में फायदा हो गया, वो वक्त चला गया 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो सर, आज तो राहुल गांधी सुबह से ही चर्चा में बने हुए हैं। पहले वो अखाड़े में पहुंच जाते हैं, पहलवानों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ कुश्ती भी खेलते हैं, और उसके बाद दूसरे अखाड़े का भी ऐलान हो जाता है, यानी कि ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। और कल जो है नागपुर में एक बड़ी रैली भी होने वाली है। तो क्या लगता है सर, पूरी तरह से राहुल गांधी तैयार हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और पूरी तैयारी की जा चुकी है कांग्रेस की ओर से, और कल क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या आपको लगता है कि वो समय है? देखिए, अब तो बिल्कुल समय रहा ही नहीं है। अब तो हर नया दिन एक दिन कम कर देता है। अब तो समय रहा ही नहीं है। अब तो जो कुछ भी करना है बिना देर किए करना होगा। और न कांग्रेस ने अपनी तैयारी तो शुरू कर ही दी है, उसकी जो सभा मीटिंग वगैरह हो रही है उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में लग गई है। दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की तैयारी भी कर रहे होंगे। वो उन प्रदेशों में जहां थोड़ी गठजोड़ को लेकर पेचीदगियां हैं, उन प्रदेशों में उन पेचीदगियों को कैसे हल किया जाए, उसके क्या विकल्प तलाशे जाएं दिक्कतों के, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। और जो 28 तारीख की जनसभा है, उस जनसभा में मैं तो मानता हूं कि उसे इंडिया गठबंधन की जनसभा व्यवहारिक रूप से होना चाहिए, भले ही औपचारिक रूप से वो कांग्रेस की जनसभा हो। अब देखिए वहां पर मंच पर क्या क्या सीन हमें दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल सर, बहुत ठीक बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारियां साझा करने के लिए।
तो आप देख रहे थे कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा 2 या फिर ये यूं कहें कि इसका नाम जो है रख दिया गया है भारत न्याय यात्रा। तो ये अब शुरू होने वाली है 14 जनवरी से, जिसका सभी को इंतजार था। सभी ये सोच रहे थे कि कभी यात्रा शुरू होगी और आज ऐलान भी हो चुका है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस समय ये यात्रा शुरू होगी उस समय राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला होगा और जब यात्रा खत्म होगी तो उस समय चुनाव प्रचार जो है वो अपने चरम पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि यात्रा जो है लोगों के दिलो दिमाग पर काफी ज्यादा असर छोड़ेगी और जिस तरह से राहुल गांधी लोगों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे ही ये यात्रा जो है एक छाप भी छोड़ती जाएगी। तो देखते हैं लोकसभा चुनावों में किन राज्यों को साथ पाती है कांग्रेस और क्या असर छोड़ती है ये यात्रा। इन सब चीजों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।